हेलो फ्रेंड्स, हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मैं कृणाल सर फिर से आपका स्वागत करता हूं आपकी खुद की अपनी चैनल डीएमकेजे के अंदर। आज हम लेकर आए हैं केमिकल काइनेटिक्स स्टैंडर्ड 12। आपको याद रखना है कि ये लेसन हम वन शॉट बनाने वाले हैं स्पेशली उन बच्चों के लिए जो जी नीट और अभी से गुडसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो एक ही वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझना है, तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को अगर हमें ज्यादा व्यूज मिलते हैं तो हम आगे भी फिजिक्स के और ये सब वीडियो रख देंगे। अभी सबसे पहले हम केमिकल काइनेटिक पढ़ते हैं तो आपको इक्विलिब्रियम देखना पड़ेगा, उसका वीडियो हमने ऑलरेडी रखा हुआ है। लेकिन सबसे पहले आपको सीखना है कि स्पॉन्टेनियस क्या होता है। कोई भी रिएक्शन होता है उसके टाइप्स होते हैं। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन किसे कहते हैं? तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यानी ऐसा होता है कि जो नेचुरली होता है, यानी अपने आप होता है। याद रखना, अपने आप होता है। और वो हमें कैसे मालूम होता है? तो गिब्स एनर्जी आपको शायद मालूम होगा, डेल्टा जी 0 से बड़ा होता है। दूसरा एक रिएक्शन का टाइप है नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन किसे कहते हैं? तो नीड एनर्जी। उस रिएक्शन होने के लिए किसकी जरूरत होती है? एनर्जी की जरूरत होती है। और उसके अंदर क्या होता है? तो डेल्टा जी होता है, वो 0 से बड़ा होता है। और तीसरा रिएक्शन हमने अभी आपको बोला वही है। कौन सा है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम स्टैंडर्ड 11 में आप पढ़ चुके हो। तो वो उसमें डेल्टा जी की वैल्यू क्या होता है? 0 के इक्वल होती है। इसके अलावा ये 3 टाइप्स तो आपने पढ़ लिए। इसके अलावा दूसरे 3 टाइप जो है वो हमें पढ़ना चाहिए कि रिएक्शन जो होता है एक तो वेरी फास्ट होता है। वेरी फास्ट रिएक्शन यानी क्या? तो उसकी स्पीड आई थिंक 10⁻12 टू 10⁻16 होती है। ये जी नीट और गुडसेट के एमसीक्यू में आ सकता है। और इसका एग्जाम्पल है तो सबसे ज्यादा जो आयनिक रिएक्शन होते हैं वो सब इसी तरह होते हैं, इतनी स्पीड होती है उनकी। दूसरी, अगर हम वेरी फास्ट ले लिए हैं तो हम क्या पढ़ेंगे? वेरी स्लो भी पढ़ना जरूरी है। तो वेरी स्लो किसे कहते हैं? तो जो एकदम स्लो होता है। तो ऐसे स्लो तो रिएक्शन काफी है, लेकिन आपके आसपास होने वाला एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयन जो एकदम स्लो होता है। और तीसरा रिएक्शन हमें पढ़ना है तो वो होता है जो नॉट फास्ट और नॉट स्लो, जो फास्ट भी नहीं है और स्लो भी नहीं है, यानी मीडियम होता है। तो उसका रिएक्शन आपको मालूम होना चाहिए कि वो कौन सा है? हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज है। अभी ये काफी बच्चों को मालूम नहीं होता, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। C6H22O11 ये सुक्रोज का फॉर्मूला है। उसका हाइड्रोलिस हम करते हैं तो उसमें से 2 बनते हैं। एक बनता है ग्लूकोज C6H12O6 और उसी का भाई हम बोल सकते हैं C6H12O6 यानी फ्रुक्टोज बनता है। तो सीधी बात, नो बकवास, हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें पूरे लेसन में पढ़ना क्या है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन। अभी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता होता है, उसे रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन ढूंढने में क्या करना है? तो माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन होता है, यानी रिएक्टेंट होता है कुछ टाइम पे डेल्टा टी, और यहाँ पे हम लिखेंगे डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और नीचे लिखेंगे डेल्टा टी। ये माइनस इसलिए लिखा है कि रिएक्शन होता है तब जो रिएक्टेंट होता है वो कम होता है, इसलिए। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल हम यहाँ पे आपके लिए लेने वाले हैं कि जैसे कि यहाँ पे एक इक्वेशन हमें दिया हुआ है PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा? तो जब भी रेट ऑफ रिएक्शन ढूंढना आता है तो सबसे पहले आपको मैंने बोला वैसे माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपको लिखना है। लिख दिया अपॉन डेल्टा टी। अब ध्यान से समझना, अगर आपने हमारी ये पूरा वीडियो देख लिया ध्यान से तो एक एक कड़ी आपकी जुड़ जाएगी, और एक एक कड़ी जुड़ते ही आप लोगों को मालूम हो जाएगा कि पूरा लेसन का कॉन्सेप्ट क्या है। ये हमने प्रोडक्ट लिख दी और इसके इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन डेल्टा टी करेंगे। सिंपल फंडामेंटल है। अभी हम आगे जाते हैं कि सर ये तो हमें मालूम हो गया रेट ऑफ रिएक्शन ढूंढना। ओके, इसे थोड़ा डीप में समझते हैं। तो डीप में कैसे समझेंगे? जैसे कि हमारे पास 2 प्रोडक्ट यहाँ पे लिखिए A और P, और वो रिएक्टेंट है, और वो हमें क्या देते हैं? C और D देते हैं। तो हम उसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे ढूंढेंगे? R1। तो सिंपल सा है, आपको क्या करना है? माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और डेल्टा T हो गया, इज इक्वल टू
ये दूसरी प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी और डेल्टा टी। फिर हम क्या लिखेंगे, तो आपको मालूम है प्रोडक्ट लिख देंगे सी डेल्टा टी और लास्ट में डी और यहां पे लिखेंगे डेल्टा टी। हो गया। अभी इसी को थोड़ा सा हम डीप में जाते हैं, आपको पूरा नॉलेज देना इसलिए वीडियो बना रहे हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे कि इसके साथ कोएफिशिएंट दिया हुआ है स्मॉल ए और इसके साथ भी कोएफिशिएंट दिया है स्मॉल बी। ओके, ये जो है हमारा, सोचो तो स्मॉल एक्स और ये बड़ा एक्स और यहां पे हम लिखेंगे स्मॉल वाई और ये बड़ा वाई। तो ये कोएफिशिएंट है। तो रेट ऑफ रिएक्शन सर कैसे ढूंढेंगे, तो देखो एकदम सिंपल है। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, पहले हम लिखेंगे माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ये तो लिखना ही है, लेकिन और डेल्टा टी भी लिखना है नो डाउट, लेकिन ये जो कोएफिशिएंट है ना वो नीचे आएगा, यानी क्या आएगा 1 अपॉन यहां पे ए लिख देना है। ओके, फिर माइनस हम क्या करेंगे, वही डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी और यहां पे आएगा 1 अपॉन उसका कोएफिशिएंट जो है वो बी नीचे आएगा। वैसे ही जाएंगे हम एक्स, तो डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स और नीचे डेल्टा टी और यहां पे लिखेंगे 1 अपॉन एक्स। उसी तरह यहां पे हम जाएंगे डेल्टा वाई डेल्टा टी और यहां पे लिखेंगे 1 अपॉन वाई। अभी यहां पे कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि सर कुछ पता नहीं चला हमें, तो ये क्या है, तो जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बनती है तो उसे ढूंढने के लिए ये काम आता है। यहां से आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा जिससे आपको मालूम होगा। ओके, क्यों हम ऐसा करते हैं तो उसका एक रीजन है, वो आप बाद में समझाएंगे। अभी आगे चलते हैं। जैसे कि इसे पूरा दिल से समझते हैं, देखो यहां पे हमें लिखा है 4NH3 प्लस 5O2 है गिव्स 4NO प्लस 6H2, ये हमें दिया हुआ है। तो हमें क्या ढूंढना है, इसका रेट ढूंढना है। रेट हमें दिया हुआ है, रेट हमें दिया हुआ है। रेट क्या दिया हुआ है, तो यहां पे दिया हुआ है 3.6 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻3। ओके, और उसका जो यूनिट है वो है मोल पर लीटर पर सेकंड। अभी इसके बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दूं कि गैस इक्वेशन आपको मालूम होगा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो P इज इक्वल टू हम क्या करते हैं, तो N अपॉन वी RT लिखते हैं, सिंपल सा फंडामेंटल है। तो N और V को हम कॉन्सेंट्रेशन यानी C लिखते हैं, इंटू RT हो जाएगा। तो अभी ये C है ना, तो C का मीनिंग क्या होगा, तो वो आपको मालूम होना चाहिए कि C का मीनिंग यही होता है मोल पर लीटर पर सेकंड। हो गया। तो एक कॉन्सेंट्रेशन जो होता है उसका ये है। तो अभी हम यहाँ पे हमें रेट दिया हुआ है, तो हमें क्या ढूंढना है, तो नंबर 1 एक चीज ढूंढनी है। कौन सी ढूंढनी है, डिसअपीयरेंस ऑफ NH3। NH3 का डिसअपीयरेंस ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, ओके। और दूसरी चीज ये ढूंढनी है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2। तो हम किस तरह ढूंढेंगे, तो वो चीज आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पे। तो हमारे पास एक फॉर्मूला हमने सिखाया हुआ है, कौन सा, ROR है ना। तो पहले वो लिख देना है। तो वो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे माइनस डेल्टा NH3 कॉन्सेंट्रेशन अपॉन, हम डेल्टा टी करते हैं और 4 को कहाँ रखते हैं, नीचे, यानी 1/4 करते हैं ना। तो ये आ गया 4 नीचे, इज इक्वल टू माइनस, फिर क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 और नीचे उसका कोएफिशिएंट हमने रखा था, तो नीचे क्या आएगा 5, यानी 1/5 करके भी आप लिख सकते हो। साइड में डेल्टा टी लिखो ना लिखो। फिर आगे चलते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO डिवाइडेड बाय क्या आएगा 4, फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O, तो उसके नीचे उसका कोएफिशिएंट क्या आएगा 6 आएगा। बस सिंपल सा फंडामेंटल है, यही आपको याद रखना है। तो यहां पे हमें रेट लिखा हुआ है किसका, NO का। NO का रेट दिया हुआ है। तो चलो इसे हम पहले ढूंढते, डिसअपीयरिंग ऑफ NH3 हमें ढूंढना है। ओके, तो रेट ऑफ, यहां पे हम लिखेंगे रेट ऑफ
डिसअपियरिंग ऑफ NH3 इज इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO, यही होगा। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO कितना है, तो हमें दिया हुआ है, कितना दिया, 3.6 इंटू 10⁻³ दिया हुआ है कि नहीं, तो यही हुआ, रेट ऑफ डिसअपियरिंग ऑफ NH3 इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO। सिंपल सा फंडामेंटल है, क्योंकि दोनों के नीचे क्या है, 4 है, क्या है, 4 है, तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। दूसरी चीज आपको सिखा दो इससे भी ज्यादा, अभी दूसरा आता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ढूंढना है। देखो, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, तो H2O कहाँ है भाई, ये रहा H2O, तो ये H2O और ये दोनों को पूरा लाइन ले लेना है हमें। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं, ये है रेट ऑफ, इसका रेट हमें दिया हुआ है, तो इन दोनों को आप साथ में ले लो तो आपका आंसर आएगा। जैसे हमने यहाँ किया ना, ऊपर किया ना, वो यही किया। यहाँ पे हमने क्या किया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा था, NH3/4 था, फिर NO/4 था, तो NO का हमें दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, NO का हमें दिया हुआ, क्या दिया हुआ था, 3.6 इंटू 10⁻³ और नीचे 4 था, और ये जो 4 थे वो ऊपर गए, तो 4 क्या हो गए, कट हो गए। तो उसी तरह NH3 आया, तो यहाँ पे H2O वाला था, तो वो सेम प्रोसेस हम कहेंगे, NO/4 है, और यहाँ पे हमें H2O का ढूंढना है फॉर्मेशन, और नीचे 6 है, तो उसी तरह सेम टू सेम रहेगा, ये 6 है ना, वो इस तरफ आ जाएगा, यानी 6/4 बरोबर मल्टीप्लाई NO का रेट कितना है, तो 3.6 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। तो हमें कितना मिलेगा, तो इन दोनों का कट आउट करोगे आप, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप कट करोगे ना, तो 9 यानी 0.9 होगा, और 9×6 कितना होता है, 54, यानी 5.4 इंटू 10⁻³ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O आता है। तो आपको इस फॉर्मूला को किस तरह यूज करना है, ये जो फॉर्मूला है वो किस तरह सब में आता है, यानी इससे आप प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी ढूंढ सकते हो और उसका डिसअपियरेंस, रिएक्टेंट का डिसअपियरेंस भी ढूंढ सकते हो। ये सिंपल सा फंडामेंटल है, और इसी तरफ गिन सकते हो। अगर आपको अभी भी दिक्कत होती है तो चलो एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, सिंपल सा। जैसे कि हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि 2N2O5 gives 4NO2 प्लस O2। ये एक सिंपल सा एग्जांपल है। अभी यहाँ पे हमें लिखा हुआ है कि उसने क्या बोला, फाउंड डेट। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, क्या लिखा है देखो, आप ढूंढ सकते हो। फाउंड, हमने ये फाउंड डेट जो NO2 है, क्या है, NO2 इंक्रीज बाय 2 इंटू 10⁻² मोल। ओके, इतना इंक्रीज होता है मोल पर लीटर इन टाइम, हमें दिया है, कितना दिया है, 5 सेकंड। देखो ये थोड़ा सा आपको दिक्कत भरा लगेगा, लेकिन है तो सेम टू सेम। अभी इसे किस तरह करते हैं, तो इसका हम सॉल्यूशन अभी करते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं। जैसे कि रेट ऑफ रिएक्शन आपको मालूम हो जाएगा कि कैसे करेंगे, तो -1/2 कॉन्सेंट्रेशन N2O5 अपन डेल्टा T करेंगे। यहाँ पे 1/4 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 अपन डेल्टा T, और यहाँ पे लास्ट में कुछ नहीं है, तो कॉन्सेंट्रेशन O2 और डेल्टा T करेंगे। अभी यहाँ पे हमें इसका रेट तो ढूंढना ही पड़ेगा ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे लिखा है कि फाउंड दैट NO2 इंक्रीज बाय 2 इंटू 10⁻²। तो NO2 जो है वो इंक्रीज होता है कितने, 5 सेकंड में। तो देखो इसका रेट हमें मिल जाता है यहाँ से, ये पूरा रेट ऑफ रिएक्शन है ना, यहाँ से मिलता है, तो इसको ही लेना है। किसको लेना है, NO2 को। तो 1/4 ओके, और इंक्रीज हुआ, कितना हुआ है,
2 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 5 सेकंड। तो ये रखा हमने 5। मालूम हुआ ये इतना इंक्रीज हुआ, फाउंडेड इतने टाइम में ये इतना इंक्रीज हुआ, यानी इसमें से ये इतना बना है, यानी एपियरेंस मिला है। क्या मिला? एपियरेंस, यानी उसका फॉर्मेशन हुआ। तो हमारे रिएक्टेंट में से इतनी प्रोडक्ट फॉर्मेट हुई 5 सेकंड में। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हुआ? तो आप इसे कट आउट करना चाहोगे तो यहां से 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, तो 10 को ऊपर ले जाओगे यानी क्या आएगा? 10⁻³ तो ये हुआ हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। अभी आपको एक चीज इसमें सीखनी पड़ेगी, यहां से आगे थोड़ी सी चीज आपको सीखनी ही पड़ेगी। कौन सी? कि भाई रेट क्या होता है। ये रेट ऑफ रिएक्शन अलग है और रेट अलग है। तो के, फिर हम ए और उसकी ए पावर करेंगे, बी और उसकी बी पावर करेंगे। तो इसके कुछ ऑर्डर होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्डर। तो वो ऑर्डर कितने होते हैं? तो ऑर्डर यानी क्या? तो ऑर्डर यानी इसकी जो पावर होती है ना उसका सम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सम। तो इस तरह जो ऑर्डर होते हैं उस ऑर्डर के बारे में ज्यादा नहीं जाना है, एकदम सिंपल। एक जीरो ऑर्डर होता है, क्योंकि आप इतना पढ़े हुए हो तो आपको मालूम होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर होता है, सेकंड ऑर्डर होता है और थर्ड ऑर्डर होता है। कैसे होता है वो हम समझाते हैं आपको, लेकिन उसके यूनिट आपको याद रखने हैं। मोल पर लीटर पर सेकंड। फिर फर्स्ट ऑर्डर जो होता है उसका होता है सेकंड इनवर्स। सेकंड ऑर्डर जो होता है वो होता है मोल इनवर्स, लीटर पर सेकंड इनवर्स होता है। और जो थर्ड ऑर्डर होता है उसका आपको याद रखना है, आज तक है इसका यूनिट सबसे ज्यादा आता है मोल इनवर्स स्क्वायर, लीटर स्क्वायर और सेकंड इनवर्स। ये इसके यूनिट है। अभी 1 बाय 1 हम एक एक चीज आपको समझाते हैं कि किस तरह ये होता है। जैसे कि सबसे पहले हम लेने वाले हैं यहां पे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। आपको मालूम होना चाहिए ये रेट इक्वेशन क्या है। तो बच्चों को यहां से काफी सिंपल होती है। तो यहां पे क्या होता है? रिएक्टेंट होता है और वो हमें क्या देता है? प्रोडक्ट देता है। अभी इसे हम आगे जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? जीरो ऑर्डर। क्या पढ़ना है? जीरो ऑर्डर। अभी जीरो ऑर्डर क्या होता है? तो सोचो, एक रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो हम यहां से शुरू करेंगे कि रेट यानी क्या होता है। तो हमारे पास रेट का एक फॉर्मूला है, माइनस ये 12th में और उसमें प्रूव करने को आता है, इसलिए हमें लेना पड़ता है। तो थोड़ा फास्ट में जाएंगे। dr/dt होता है। अभी के यानी इसका क्या होगा? तो जीरो ऑर्डर अगर हम लेते हैं तो आर की कितनी पावर होती है? 0 पावर होती है। और किसी की भी 0 पावर होती है तो उसका मतलब क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। यानी हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला आ गया। कौन सा आ गया? -dr/dt इज इक्वल टू क्या होगा? के होगा। तो इसे थोड़ा सा हम आगे लेकर जाते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ dr क्या होता है? तो ये dt इस तरफ आ जाएगा तो हमारे पास रहेगा k d और t, यानी के dt। अभी इसे थोड़ा सा डीप में जाते हैं हम। तो डीप में जाते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन जो R होता है उसका एक फॉर्मूला होता है। कौन सा होता है? KT प्लस यहां पे हम I लिख सकते हैं, यानी इंटीग्रेटेड I। तो हम यहां से थोड़ा सा आगे जाते हैं। ओके, तो जैसे कि एट T, अगर T लेते हैं, T इज इक्वल टू 0। ओके, तो T इज इक्वल टू 0 लेंगे तो हमारा जो R है वो कैसा होगा? R0 होगा, यानी इनिशियल होगा। सिंपल सी बात है। तो हम इसी इक्वेशन को, ये जो R है ना, वो R क्या बन जाएगा? R0 होगा। तो R की जगह पे हम क्या रखेंगे? R0 रखेंगे। चलो R0 कर दिया। ओके, फिर ये जो K है वो वैसे का वैसा रखेंगे, -K। फिर जो टाइम है, तो टाइम कितना लिया हमने? 0 लिया। और फिर यहाँ पे I वैसे का वैसा रहा। तो ओवरऑल प्रोडक्ट में ये 0 हो जाएगा और हमारे पास मिल जाएगा R0 इज इक्वल टू I। हो गया। तो हमारे पास जो ये फॉर्मूला है उसे वापस लिखते हैं हम। कॉन्सेंट्रेशन R, तो क्या होगा? -KT प्लस I। अभी हमने बोला यहाँ पे प्रूव किया है कि R0 इज इक्वल टू I होता है। तो चलो वो लिख देते हैं।
यहाँ पे आर लिखते हैं, माइनस के टी लिखते हैं, और आई की जगह पे क्या लिखते हैं, आर नॉट लिखते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है, देखो के टी इज इक्वल टू क्या होता है, तो के टी इज इक्वल टू क्या होगा, आर नॉट माइनस आर। अभी आर नॉट को इस तरफ लाए और माइनस को हटा दिया, इसलिए आर नॉट माइनस आर हो गया। तो हमारे पास जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला आता है के इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपन क्या रहेगा, टी। और यही है हमारा रेट जो हम पटाना चाहते हैं जीरो ऑर्डर का। अभी यहाँ पे एक सिंपल सा फंडामेंटल आपका भी आता है कि हाफ लाइफ आती है। क्या आती है, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ को ज्यादा समझने की जरूरत है नहीं, लेकिन हाफ लाइफ को आसानी से आप समझ सकते हो कि जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ ज्यादातर बच्चों को नहीं आती है। लेकिन यहाँ पे टी हाफ जीरो ऑर्डर की क्या रहेगी, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि आर नॉट अपन क्या रहेगा, 2 के होगा। और इससे ज्यादा डीप में हम आपको समझा दे कि अगर गैस है, क्या है, अगर गैस है तो टी हाफ क्या रहेगी, तो पी नॉट अपॉन 2k। बस सिंपल सा फंडामेंटल है और यही आपको देखना है और इससे आप सीख सकते हो। एकदम सिंपल सा फंडामेंटल है। इसका ग्राफ भी कहीं कहीं पे आता है, तो वो ग्राफ आपको इसका स्लोप सीखना पड़ेगा कि स्लोप किस तरह काम करता है। तो यहां से यहां जाएगा स्लोप, ये आपको याद रखना है। ये आर नॉट है और हम इसे बोलेंगे के इज इक्वल टू, नीचे आ रहा है तो माइनस स्लोप होता है। क्या होता है, माइनस स्लोप होता है। और ये जो है वो टाइम है और ये जो लाइन है ऊपर की वो हमारा कॉन्सेंट्रेशन है। ओके, ये याद रखना है आपको, कॉन्सेंट्रेशन है। कहीं पे आता है तो आप ये स्लोप कहीं ना कहीं अपने काम में ले सकते हो। तो ये हमारा जीरो ऑर्डर था। अभी हम आपको समझाने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर। अभी फर्स्ट ऑर्डर को एकदम आसानी से आप समझ सकते हो। उसका फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए, फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या रहेगा, तो आपको भी मालूम है, हम आगे पढ़ चुके हैं। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, यहां पे लिखा है फर्स्ट ऑर्डर, यानी फर्स्ट पावर भी, फर्स्ट पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर। अभी आगे जाते हैं रेट। रेट इज इक्वल टू क्या है, हमें मालूम है, डी आर बाय डी टी। अभी प्रोडक्ट नहीं लेनी है, ये प्रूव करने के लिए प्रोडक्ट नहीं लेनी है। अभी हमने बोला फर्स्ट ऑर्डर है तो उसकी पावर भी 1 ही होगी, यानी क्या होगा, के आर, और आर की 1 पावर है। हो गया। तो आपको भी मालूम हो गया। अभी आगे अगर आपने जीरो ऑर्डर में ध्यान दिया है तो डी आर अपन क्या होगा, डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस के आर रहता है। सिंपल सा फटाफट। अभी ये डी टी है ना, वो इस तरफ ले जाना है, यानी डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस के डी टी। जो आगे जो था ना जीरो ऑर्डर वाला आपने सीख लिया, तो ये आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा और इसे आप आसानी से लिख सकते हो। अभी यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कहाँ पे आता है ना, वो आपको सीखना है। हम यहाँ से लिखेंगे थोड़ा सा, जिससे आप कर पाओ ना, इसलिए अभी यहाँ से थोड़ा सा चेंज कहाँ से आता है, सॉरी। तो अगर इंटीग्रेशन इक्वेशन हम यहाँ पे लेते हैं तो वो होता है, ये होता है ln r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई होता है। ये हमारा पहला इक्वेशन है जो आपको याद रखना है। अभी आई है ना, वो कांस्टेंट है। क्या सा है, आई जो है ना, आई वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन एट टी अब उसी तरफ जाएंगे। टी इज इक्वल टू 0 होता है तो आर इज इक्वल टू क्या होता है, आर नॉट होता है। सिंपल सी बात है, क्योंकि अभी शुरू ही नहीं हुआ है। तो इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वल करते हैं। यहाँ पे हम करते हैं कि हमारे पास जैसे कि ये है, तो आर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, आर नॉट लिखेंगे। हो गया। फिर माइनस के और टी की जगह पे 0 लिखेंगे, प्लस हो जाएगा आई। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, आर नॉट इज इक्वल टू क्या रहेगा, आई रहेगा। ये तो 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ यानी चला गया। तो अभी इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है हमारे इक्वेशन में। हमारे इक्वेशन में क्या करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है। तो सिंपल सी बात है, ये रहा आई, तो उसकी जगह पे हम रखेंगे यहाँ पे
ये आर है, फिर माइनस के टी है, और आई की जगह पे हम क्या लिखेंगे, आर नॉट लिखेंगे। सिंपल सा फंडामेंटल है। अभी जो किया ना वही आपको करना है। क्या करना है, देखो ये के टी को रखना है, रख दिया के टी को, इसको इस तरफ ला दो तो क्या रहेगा, देखो ln आर नॉट बाय आर हो जाएगा। ओके, याद रखना लॉग होता है ना, लॉग उसमें जो माइनस होता है ना वो डिवीजन में हम लिख सकते हैं, इसलिए। तो अभी यहाँ पे ये ln की वैल्यू क्या रहेगी, तो वो आपको मालूम होनी चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या है। तो kt इज इक्वल टू 2.303 और बचेगा लॉग, और यहाँ पे रहेगा आर नॉट अपॉन आर, यानी इनिशियल, और ये आफ्टर टी टाइम। तो k यानी फर्स्ट ऑर्डर का k ढूंढना हमें मिल गया, 2.303 अपॉन क्या आएगा t लॉग आर नॉट बाय आर रहेगा। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर का था। अभी जैसे उसमें हमने डिराइव किया है हाफ लाइफ का, तो इसमें भी डिराइव तो करना ही पड़ेगा ना। तो किस तरह डिराइव करेंगे, तो हमारे पास ऑलरेडी एक फॉर्मूला आ गया, k इज इक्वल टू 303 अपॉन टी लॉग आर नॉट बाय आर। ये तो हमारा फॉर्मूला है, लेकिन इक्वेशन के अंदर हमें टी हाफ ढूंढना है। क्या ढूंढना है, टी हाफ। तो हमने आगे देख ही लिया कि t इज इक्वल टू 0 टाइम था, तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन R क्या होता था, आर नॉट होता था। अगर हम t इज इक्वल टू हाफ लेते हैं, हाफ t इज इक्वल टू टी हाफ लेते हैं, तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन भी क्या रहेगा, तो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा आर नॉट बाय 2, यानी इनिशियल से आधा रहेगा कि नहीं, हाफ लाइफ हुई तो सिंपल सा फंडामेंटल है। इसी फॉर्मूला में आपको r की जगह पे आर नॉट बाय 2 रखना है। देखो जैसे कि यहाँ पे 2.303, कुछ लंबा नहीं है, कुछ बच्चे समझ नहीं पाते ना, इसलिए पहले दिन ये समझाते हैं, दूसरे दिन ये कंफ्यूजन होते हैं। तो यहाँ पे आर नॉट और नीचे r की जगह पे हम आर नॉट बाय 2 लिखेंगे। तो 2 तो ऊपर आ जाएगा, वो आपको भी मालूम है। तो ये हो गया 2.303 अपॉन टी लॉग, क्या बचेगा, अकेला 2 बचेगा। 2 की वैल्यू क्या है वो आपको मालूम है। आप लॉग अगर नहीं जानते हो तो वीडियो पूरा रखा हुआ है लॉग का भी। तो 2 की वैल्यू होती है 0.3010। आपके पास अगर कैल्सी है, ओके, अगर आपके पास अगर कैल्सी है, यहाँ पे हाफ करना है, यहाँ पे हाफ करना है, यानी टी हाफ लिया है हमने, आपके पास कैल्सी है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके देखिए, तो आपको यही आंसर मिलेगा 0.693 अपॉन टी हाफ, यानी ये हम ढूंढ सकते हैं। हो गया, तो टी हाफ का फॉर्मूला हमें मिल गया है। इससे भी थोड़ा डीप में अगर आपको जाना है कि चलो भाई टी हाफ का फॉर्मूला आ गया, तो यहाँ पे ऐसा है कि एट 2 डिफरेंट टाइम, अगर हमें एक टेबल आता है उसमें 2 डिफरेंट टाइम होते हैं, डिफरेंट टाइम में हमारी लाइफ बताया जाती है, यानी रिएक्शन का रेट दिखाया जाता है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो फर्स्ट ऑर्डर के अंदर, ओके, अपॉन टी और लॉग, और हमारे पास जो दिया है वो ए है, और जो कुछ टाइम के बाद खत्म हुआ तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक्स बोलेंगे, हमें मालूम नहीं है इसलिए। तो इसे हम थोड़ा सा आपके लिए लिख दे, तो ए यानी क्या है, तो वो हमारा आर नॉट ही है, और ये ए माइनस एक्स क्या है, तो थोड़े टाइम के बाद जो रिएक्शन हुआ ना वो वाला है, ओके। तो ये डिफरेंट टाइम पे जब आता है तो इस इक्वेशन को आपको यूज करना है। और टी का क्या करोगे, तो सिंपल सा फंडामेंटल, जो अलग अलग टाइम आपको दिया है उसको आप माइनस कर दोगे, यानी T2 माइनस T1, और आप उसी तरह सम गिन सकते हो। ये रहा आर नॉट बाय आर, सिंपल सा फंडामेंटल है। तो अभी हम आगे जाते हैं। ओके, अगर फर्स्ट ऑर्डर में गैस फेज होता है, कौन सा होता है, गैस फेज होता है, सोच लो। तो यहां पे देखो, जैसे कि ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है बी और सी, तो ये हमारा इनिशियल प्रेशर रहेगा, प्रेशर में जाएगा, गैस का जो है ना वो आइडिया प्रेशर में जाएगा। तो इसका प्रेशर प्री नॉट है, और अभी इन दोनों का प्रेशर क्या होता है, 0 होता है। तो आफ्टर टाइम टी उसका प्रेशर क्या रहेगा, जो भी टाइम दिया हो। तो यहां पे जो प्रेशर होगा ना
हमारा शुरुआत, उसमें से x को सब्सट्रैक्ट कर देना है, यानी माइनस कर देना है। तो इन दोनों का जो प्रेशर होगा वो यहां से माइनस कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो सिंपल सी बात है, टोटल प्रेशर ढूंढना है। टोटल प्रेशर, अभी टोटल प्रेशर किस तरह आप ढूंढोगे, तो टोटल प्रेशर यानी ये जो दिया है ना उन सबका सम कर दो, यानी क्या होगा, पी नॉट माइनस एक्स पी दिया है, प्लस एक्स दिया है और प्लस एक्स, ये टोटल प्रेशर हमारा पूरे रिएक्शन का टोटल प्रेशर होगा। तो पी टोटल हमारा क्या रहेगा, तो हमारे पास ये दो आते हैं पी नॉट प्लस एक्स। तो एक्स यानी एक्स ढूंढना है तो हमें एक्स मिल जाता है। देखो पी टोटल माइनस आपको क्या करना है, पी नॉट। यही समझाने के लिए तो हम सिखाते हैं ना आप। जैसे कि यहां पे हम प्रेशर ऑफ ए ढूंढना है, प्रेशर ऑफ ए, पी नॉट माइनस एक्स हो गए। तो अभी ये रखा हमने पी नॉट, अभी एक्स की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, तो ये रहा ना, वो लिख सकता हूं। देखो पी टी और पी नॉट लिख सकते हैं ना। तो अभी ये ब्रैकेट को हम छोड़ेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ सकता है, 2 पी नॉट अपॉन पी टी आ सकता है ना। ये माइनस कट आउट करेंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो आप इस फॉर्मूला को इसमें आप यूज कर सकते हो, ये दोनों है ना उसमें यूज कर सकते हो। किस तरह, सिंपल सी बात है, के 2.303 अपॉन टी, यानी कुछ अलग है नहीं, हमारा बोलने का तरीका कुछ अलग है नहीं। ये ऊपर लिखेंगे हम पी नॉट और नीचे लिखेंगे 2 पी नॉट अपॉन पी टी। फिर आप बोलते हो कि सम गिनने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन सम में आप एक ही फॉर्मूला का यूज कई बार कर सकते हो। अभी इसे थोड़ा डीप में समझाते हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपको काम आएगी कि भाई टी हमने सीख लिया फॉर्मूला, ओके, रेट का अपॉन के लॉग, अभी आगे लिखा हो ए और ए माइनस एक्स है। तो जब भी टी हाफ आता है, देखो टी हाफ अगर आपको ढूंढना है तो आप किस तरह ढूंढोगे, तो जितनी बार वो लिखा है ओके उसी तरह आपको जाना है टी हाफ में। लॉग ये ए है, ये भी ए है, और उसमें से क्या माइनस करोगे तो ए अपॉन एन करोगे। ये आपको एक चीज याद रखनी है, बस मेरा बोलने का तरीका ये है कि ये आपको एक चीज याद रखनी है, तो यहां से आपको काफी फायदा मिलेगा। जैसे कि इसे हम लिखना चाहे तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, लॉग एन और नीचे एन माइनस 1 भी हो सकता है इसी की तरह। लेकिन इससे थोड़ा सा डीप में अगर मैं आपको सिखा दूं कि चलो जाते हैं, तो आपको कैसे मैं सिखाना चाहता हूं, टी 3/4 सीखना है तो उसका मीनिंग क्या होता है, 75%। देखो जब भी आप करोगे ना 3/4 तो आपको मिलेगा, तो उसका 2 टाइम टी हाफ होता है। ये टी का जो मीनिंग होता है ना वो, वैसे टी 87.5%, ओके, तो इसे हम बोलेंगे 3t, 3 टाइम टी हाफ, ओके। और ये तो सम काफी बार आ चुका है एग्जाम में, 93.75, तो कितना टी हाफ होगा, तो 4 टाइम टी हाफ होगा, राइट है। फिर देखो यहाँ पे लिखा है 96.87% आता है, तो उसका मीनिंग होता है 5 टाइम टी हाफ। ये आपको एमसीक्यू में और उसमें आ सकता है। फिर 99.9% होता है, तो उसका मीनिंग होता है 10 टाइम टी हाफ। ये भी आपको याद रखना है। जब आप अगर आपका कोई सम आता है तो अगर आपको टी हाफ आता है तो इससे आप लिख सकते हो। फिर एक दूसरी चीज आपको सीखनी पड़ेगी, यहां पे लिखा है एवरेज लाइफ आता है। एवरेज लाइफ यानी ये टी है ना, तो एवरेज लाइफ क्या होगी, 1/k। 1/k यानी क्या, तो उसे हम लिख सकते हैं कि टी हाफ डिवाइडेड बाय 0.693 होता है। और इसीलिए टी एवरेज अगर ढूंढना चाहे हम, अगर आता है तो हमने ढूंढ के रखा है 1.44 इंटू टी हाफ रहेगा। ये आपको याद रखना है। थोड़ा ही वीडियो बाकी है, और थोड़े ही वीडियो के लिए आप कहीं पे जाइएगा मत, इसे पूरा देख लीजिएगा तो आपको कंपलसरी मालूम होगा। लास्ट पॉइंट हमारा बाकी रहता है, और लास्ट पॉइंट क्या है, तो एक्टिवेशन एनर्जी। अभी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है वो सब समझाने के लिए हम अभी
इतनी वो नहीं करेंगे, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी क्या है वो आपको मालूम है, इसके ग्राफ ज्यादा आते हैं। लेकिन मैं आपको जी और नेट के लिए वीडियो बनाया है, तो log k यानी क्या होता है माइनस EA अपॉन 2.303 RT होता है, प्लस log A होता है। अभी ये k क्या है, तो k आपको मालूम होना चाहिए, ये रेट कांस्टेंट है, ये EA क्या है, तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इन जूल है, ये आपको याद रखना है। फिर R क्या है, तो R जो है वो गैस कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू क्या होती है, तो 8.314 जूल पर K पर मोल। T टेम्परेचर है और ये जो A है वो अगर कहीं पे आता है तो वो आपको मालूम होना चाहिए कि ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, ये भी आपको याद रखना है बस। और इसके अलावा एक दूसरा सा फॉर्मूला छोटा सा आता है, जब दो टेम्परेचर दिए होते हैं log K2 अपॉन K1 एक है, तो log K2 अपॉन K1 का ये होता है कहीं कहीं MCQ में, और उसमें ये काफी बार आ चुका है 2.303 R। और जब भी टेम्परेचर वाला सम आता है, दो टेम्परेचर दिए होते हैं, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो T1 इंटू T2। तो ये जो K1 है, K1 ओके, वो रेट ऑफ कांस्टेंट एंड टेम्परेचर T1 में रहेगा ओके, और K2 है तो वो T2 के सामने रखना है, बस सिंपल सा फंडामेंटल है। और फिर लास्ट एटलीस्ट बेस्ट आपका काम आएगा, ये है यहाँ पे कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी EA इज गिवन बाय, तो वो जो एनर्जी हमें दी होती है वो एनर्जी हमें ऐसे दी है NE अपॉन NT, MCQ में या उसमें आ सकता है, और इसी को हम बोलते हैं E की माइनस EA अपॉन RT पावर बोलते हैं। और ये आपको मालूम होना चाहिए कि इसे log x हम कन्वर्ट करते हैं तो उसका मीनिंग होता है EA अपॉन 2.303 RT होता है। MCQ में गुड सेट में काफी बार आया हुआ है ये क्वेश्चन, इसलिए हमने लिखा है। फिर एक क्वेश्चन आता है स्लोप ऑफ लाइन आता है, जो काफी सारे बच्चों को मालूम नहीं होता है। तो स्लोप ऑफ लाइन जो होता है वो इसी के जैसा है, मिलता जुलता आता है माइनस EA 2.303 R, और R की वैल्यू ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख दी है। लास्ट एटलीस्ट लेकिन एक फॉर्मूला आपके लिए बढ़िया सा बाकी रहता है कि इसे गिनना, और ये सब जब भी आता है कि जैसे कि कोई T1 T2 वाला हमने आपका फॉर्मूला सिखा दिया है, ये की वैल्यू, ये की केमिकल काइनेटिक का पार्ट 2 लेकर हम जल्द ही आएंगे, उसके अंदर काफी सारे सम का सॉल्यूशन रहेगा और आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा।